जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर 1 यूरोपीय के आगमन में दूसरा वीडियो देखेंगे। पहला देखा था पुर्तगालियों का आगमन, आज देखेंगे डचों का आगमन। इस वीडियो में फुल डिटेल में आप हम देखेंगे। आइए बताते हैं आपको। डचों का आगमन जो है भारत में डच शक्ति का विस्तार जो हुआ कैसे हो, बताइए, देखना है हमको। इनका परिचय सबसे पहले देखते हैं डचों का। डच यूरोप के नीदरलैंड के निवासी थे। डच जो थे वो यूरोप की कंट्री नीदरलैंड के निवासी थे और 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के बीच एशिया के साथ समुद्री व्यापार पर नियंत्रण शुरू हुई। मतलब ये लोग समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहते थे 16 से 17वीं शताब्दी के लगभग। उस समय पुर्तगाली भारत के पूर्वी समुद्र में काफी मजबूत थे। उस समय जो है पुर्तगाली जो थे वो भारत में मजबूती से व्यापार कर रहे थे, पूर्वी समुद्र पर काफी हद तक अच्छे से व्यापार कर रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले ही वीडियो में पूरी डिटेल में कि पुर्तगालियों ने कैसे कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया और कैसे कैसे वो अपना व्यापार स्थापित किए और कैसे मजबूती बनाई व्यापार में। आइए आगे देखते हैं इसमें। डचों ने पुर्तगालियों के व्यवसाय पर प्रमुख चुनौती देने के लिए एशिया को अपना विस्तार शुरू किया की ओर अपना विस्तार शुरू किया। डचों ने क्या किया, जो प्लानिंग बनाई कि पुर्तगालियों को व्यापार में कैसे चैलेंज किया जाए या कैसे बीट किया जाए, या कह सकते हैं कैसे इन्हें हराया जाए। उस लिए इन्होंने जो है भारत में व्यापार करने का निर्णय लिया। समुद्री रास्तों के माध्यम से आने का विचार किया और देखिए डच भारत में क्या है, मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार दिखाया जाता है। कैसे कैसे विस्तार हुआ आगे पढ़ेंगे। गुलामी की तक अंग्रेज कैसे आए, फिर नील और अन्य वस्तुओं का व्यापार करने लगे, एशियाई बाजारों तक सीधी पहुंच बना रहे और पुर्तगाली व्यापारिक आधिकारिक को तोड़ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए पुर्तगालियों को हटाना चाहते थे ये। महत्वपूर्ण जो है डचों का जो प्राथमिक उद्देश्य था भारत साम्राज्य स्थापित करना ही नहीं बल्कि भारत में व्यापार लाभ कमाना था। भारत में देखिए इनका काम सिर्फ व्यापार करना ही नहीं था, इनको प्रॉफिट भी चाहिए था। सिर्फ ये ट्रेड ही नहीं करना चाहते थे, इनको लाभ प्रॉफिट भी चाहिए था, इसीलिए ये इन्होंने यहाँ पर कार्य स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए डच व्यापारियों ने एशिया के साथ व्यापार को संगठित करने के लिए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा। ये वही है कंपनी की स्थापना की जिसने भारत में। इसका डच नाम था वेरेंडिक ओस्टेंडिस्टेड कंपेजिंग, यानी वीओसी था शॉर्ट फॉर्म इसका। इसको हिंदी में सामान्यतः डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इसकी जो विशेषता थी यह केवल सामान्य व्यापारिक कंपनी नहीं थी, यह एक सामान्य मतलब एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी नहीं थी। इसे डच सरकार से काफी शक्तियां मिली थी, यानी डच सरकार से इसे बहुत सारी शक्तियां मिली थी, जैसे व्यापार करने की, किले बनाने की, सैनिक रखने की शक्ति थी, संधि करने की शक्ति थी, युद्ध करने तक की शक्ति थी और कुछ क्षेत्रों में तो इन्हें प्रशासन चलाने जैसी शक्तियां भी थी। प्रशासन चलाने की भी शक्तियां दी गई थी कुछ क्षेत्रों में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को।
1602 में वीओसी की स्थापना हुई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी के नाम से जानी जाती है, और अंग्रेजी इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इसलिए बनी, इसलिए दोनों वर्ष के उलटने की गलती नहीं करनी है। डच भारत पहुंचे कैसे, बताइए, इसको हमें देखना है। डचों ने समुद्र के मार्ग मार्ग के माध्यम से भारत में एशिया में प्रवेश किया। भारत में पूर्वी पश्चिमी तट पर उन्होंने धीरे धीरे व्यापार केंद्र बनाए। भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों पर धीरे धीरे अपना साम्राज्य, व्यापारिक साम्राज्य शुरुआत करने शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी शुरुआत ध्यान में विशेष रूप से मसालों और वस्त्रों के व्यापार पे थी। वो चाहते थे कि मसालों और वस्त्रों के व्यापार पे हमारे डायरेक्ट पकड़ बने। भारत में पहला डच कारखाना यानी डच पहली फैक्ट्री, डचों में भारत का अपना महत्वपूर्ण कारखाना मल्लुत्तीपट्टनम में स्थापित किया, जो अभी आंध्र प्रदेश में है, जो कोरनमंडल तट पर स्थित है। डच व्यापारिक प्रारंभिक महत्वपूर्ण केंद्र जो थे वो भारत डचों को पहला कारखाना जो बना मसूलीपट्टनम में ही बना, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था पुलिकट, और इसके बाद डचों ने पुलिकट को अपना प्रमुख केंद्र बनाया, ये जो तमिलनाडु में है अभी वर्तमान में। ये देखिए, ये डच व्यापारियों का इतना महत्वपूर्ण केंद्र बन गया कि इससे भारत में डचों का मुख्यालय प्रमुख केंद्र माना जाता था, कि इसको ये लोग हेडक्वार्टर मानते थे, डच। और देखिए याद करने की ट्रिक, इसमें देखिए जो है ये अपना हेडक्वार्टर मानते थे डच के लोग, कि ये हमारा यही मुख्यालय है, प्रमुख केंद्र यही माना जाता था। और याद करने की ट्रिक में देखिए कि पुलिकट जैसे और पुर्तगाली जैसे गोवा से आए थे, और डच जो है पुलिकट से आए थे। अंग्रेज जो है सूरत से आए थे। और डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है उसको हम एक एक करके देखते हैं। भारत में डचों ने जो कई जगह पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी उनके बारे में भी हम देखेंगे। जो प्रमुख केंद्र थे इसको देखिए, मलुसीपट्टनम, पुल्टी, पुलिकट था, सूरत था, और चिनसुरा था, काशी बाजार था, बालसोर था, बालासोर था, और नागापट्टनम, कोचीन था, और पटना था। ये सब इनके प्रमुख केंद्र थे। इसके यही यही प्रमुख केंद्र थे। इसमें पुलिकट और चिनसुरा जिनके विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चिनसुरा, बंगाल में चिनसुरा डचों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया था। और डच जो है, सातवां देखिए, डच भारत से क्या खरीदते थे, तो डच इन्हें वस्त्र और अन्य उत्पाद काफी रुचि रखते थे। वह मुख्य रूप से खरीदते थे यही चीजें, वस्त्र यानी सूती और रेशमी कपड़े, कपड़ों से जुड़े उद्योग उत्पाद को देखिए, जिसमें अन्य वस्तुएं थी, नील थी, सोरा, मसाले थे, चावल थे, और अन्य कृषि उत्पाद भी कुछ इसमें सम्मिलित थे। भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में भी बेचा जाता था। इन वस्त्रों को भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में भी बेचा जाता था, जिससे वो व्यापार कर पाते थे और अच्छा धन एकत्रित भी करते थे। डचों का असली व्यापारिक लक्ष्य क्या था, इसको हम देखते हैं। इसमें जो है यह समझना जो है बहुत जरूरी है कि भारत में डचों के व्यापार में उनके व्यापार जो है एशिया भारत तक ही केवल हिस्सा था।
उनकी बड़ी रुचि दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के व्यापार में थी। इनकी जो रुचि थी वो दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के व्यापार में अधिक थी, विशेषकर इंडोनेशिया, जावा और मालदीव और मैक्लुका जैसे द्वीप जैसे देशों में। इन सब का इंटरेस्ट इसी में ज्यादा था। इन क्षेत्रों में डचों के बहुत मजबूत स्थिति बनाई। इन क्षेत्रों में डचों ने अपनी बहुत मजबूत पकड़ एक बनाकर रखी, जिससे यह व्यापार कर सकें। इसीलिए भारत में उन्होंने अंग्रेजों की तरह व्यापक राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों की तरह एक सशक्त राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास करने कोशिश नहीं की। डच और पुर्तगालियों में संघर्ष क्या क्या रहे, इनको देखते हैं। जब एशिया में आए पुर्तगाली पहले समुद्र व्यापारी काफी प्रभाव रखते थे, तो डच सीधे पुर्तगालियों को चुनौती दी। डचों ने क्या किया, सीधे पुर्तगालियों को चैलेंज कर दिया। और पुर्तगाली जो थे वो पहले से ही भारत में आए थे। 20 मई सन 1498 को जब वास्को डी गामा आया था भारत में, और फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं डचों के बारे में। पुर्तगालियों के समुद्र व्यापारिक जो है प्रभुत्व रहा करना था। डचों ने एशिया में के कई हिस्सों में पुर्तगाली केंद्र पर कब्जा करना शुरू किया। अब डच क्या करने लगे कि ये पुर्तगाली केंद्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों को सीधे चैलेंज करने लगे और उनके जगहों को धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। कोचिन पर डच का कब्जा हुआ। आइए देखते हैं आगे। मालवार तट पर पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण प्रभाव था। मालवार तट जो था वहां पर पुर्तगालियों का एक बड़ा ही प्रभाव था। डचों ने धीरे धीरे वहां अपनी शक्तियां बढ़ाना शुरू किया। फिर 1663 में डचों का कोचिन पर कब्जा कर लिया गया। 1663 में डचों ने वहां पर कब्जा शुरू किया अपना, जिससे पुर्तगालियों की जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर पड़ने लगी और डचों का प्रभाव बढ़ने लगा। डच और अंग्रेजों के बीच प्रतिस्पर्धा। अब भारत में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। एक तरफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दोनों लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया। एक तरफ थी डच की ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ थी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों कंपनियों या व्यापार और समुद्री मार्गों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। कोई किसी से कम नहीं था इसमें। अंग्रेज चाहते थे कि समुद्री पकड़ हमारी मजबूत हो, और डच चाहते थे कि समुद्र में हमारी पकड़ मजबूत अच्छे से हो। एक मजबूती चाहते थे समुद्रिक रास्ते पर दोनों। अंग्रेज चाहते थे कि समुद्र में हमारा कब्जा रहे और डच चाहते थे वो हमारा कब्जा रहे। दोनों कंपनियां व्यापार और समुद्री मार्गों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी, ये तो बता दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों की रणनीति डचों पर अलग होती गई। डच जो क्या करते हैं, व्यापार मसाला व्यापार करते थे, और अंग्रेज व्यापार करते, सैन्य शक्ति बढ़ाते और राजनीतिक विस्तार करते। डच खाली क्या करते, व्यापार करते बस, और मसाला व्यापार या कपड़ों का व्यापार करते। लेकिन जो अंग्रेज थे वो सैनिकों की शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने सेनाओं की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, व्यापार में विस्तार करना शुरू कर दिया, राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाने लगे। यही अंतर के बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। यही अंतर जो है बाद में अति महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसको अगले वीडियो में हम अच्छे से और देखेंगे कि क्या हुआ आगे रिजल्ट में। आइए आगे और देखते हैं। आयो अम्बोयान कहाँ था? अम्बोयान वर्तमान के इंडोनेशिया क्षेत्र में स्थित था।
1663 ईस्वी में डच अधिकारियों ने अंग्रेज व्यापारी उनके सीधे षड्यंत्र आरोप लगाया कि गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया। 1623 में डच अधिकारियों ने अंग्रेज व्यापारियों और उनके साथियों पर एक षड्यंत्र का आरोप लगाया। एक षड्यंत्र लगाने का आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र बना रहे हैं। 1623 में जो है डच अधिकारियों ने क्या किया, अंग्रेजों पर षड्यंत्र का, झूठे षड्यंत्र का आरोप लगाना शुरू किया कि ये लोग षड्यंत्र बना रहे हैं किसी चीज का, और उन्हें गिरफ्तार करके कठोर दंड दिया गया। उन्हें अरेस्ट किया गया और कठोर दंड दिया गया। इस घटना से डच और अंग्रेज संबंध बहुत खराब हो गए। इस घटना से, भाई जाहिर सी बात है, जब किसी के ऊपर षड्यंत्र, झूठे षड्यंत्र का आरोप लगाया जाए और उसे अरेस्ट करके झूठे दंडित किया जाए तो संबंध खराब होंगे। ये जो है घटना भारत में नहीं थी, अम्बोयान की। ये जानते ही हैं आप, ये चीज है कहाँ, ये स्थान? यह दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी, लेकिन भारत में डच अंग्रेज प्रतिस्पर्धा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण है ये। अब डचों की शक्ति जो है वो चरम पर होने लगी। 17वीं शताब्दी में डचों ने एशिया के समुद्री व्यापार में काफी मजबूत स्थिति बना ली थी। 17वीं शताब्दी आते आते डचों ने एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी पोजीशन मजबूती से समुद्री व्यापार पर बढ़ा ली। उन्होंने मसाला व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाया, पुर्तगालियों को चुनौती का केंद्र बनाया, पुर्तगालियों को उन्होंने चुनौती का केंद्र बनाया, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन भारत में उनकी शक्ति मुख्यतः व्यापारिक ही रही। डच भारत में राजनीतिक शक्ति क्यों नहीं बना पाए? आइए इसको देखते हैं कि डच जो है अंग्रेजों की तरह भारत में राजनीतिक शक्तियां क्यों नहीं बना पाए। अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक शक्ति जैसे बनाई, लेकिन इसका जो कारण था, सबसे पहला कारण क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया पर ध्यान देना। डचों का मुख्य आर्थिक हित इंडोनेशिया और मसालों द्वारा अगला द्वीप में था। दूसरा कारण ये बताया जाता है, या ये है कि भारत में सीमित राजनीतिक महत्वाकांक्षा। उनके उन्होंने भारत में बड़े भूभाग पर शासन स्थापित करने की दिशा में अंग्रेज जैसा प्रयास नहीं किया। मतलब कि अंग्रेजों जैसा प्रयास नहीं किया कि यहाँ यहाँ हम लोग राजनीतिक चीजें स्थापित करें, राजनीति को स्थापित करें हम लोग। तीसरा कारण ये है कि अंग्रेजों की शक्ति, अंग्रेज ने भारत में सैन्य शक्ति बढ़ाई। जो है डचों ने अपनी तरह, अंग्रेजों की तरह सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई, सिर्फ व्यापार पर ध्यान दिया इन्होंने। भारतीय शासकों के मसालों में हस्तक्षेप किया तो व्यापारिक केंद्र मजबूत किए। भारतीय शासकों के मसालों में हस्तक्षेप किया तो ये मजबूत बनते गए, ऐसा बताया जा रहा है। युद्ध के माध्यम से क्षेत्रीय शक्ति प्राप्त की। चौथा कारण ये है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों का मजबूत होना था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज बड़े ही मजबूत थे। और 18वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों की स्थिति लगातार मजबूत होती गई और डच कमजोर होते गए। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। डच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष चला। भारत का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा था। बेदरा का युद्ध में आइए देखते हैं 1759 में। यह युद्ध बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, जो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था, जिसमें पराजित हो गए थे डच जो है अंग्रेजों से।
इस युद्ध के बाद भारत में डचों की राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका लगा। इस युद्ध के बाद भारत में डचों की राजनीति और सैन्य महत्वाकांक्षा को बड़ा ही झटका लगा। इसमें देखिए एसएससी में प्रश्न बन सकता है कि बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। कौन जीता था, इसमें अंग्रेज जीते थे। कब हुआ था, तो 1759 में। अब आगे हम पढ़ेंगे डचों का पतन। इनका पतन कैसे हो गया, कैसे ये समाप्त हो गए। तो इसका कारण यही था कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज शक्ति बढ़ाने शुरू कर दिए अपनी। डचों का भारत पर प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। अंततः भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा था, उसमें अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। डच हारते गए हर जगह से और अंग्रेज जीतते गए, जिस कारण अंग्रेजों की सत्ता प्रभुत्व में आती गई। डच जो है भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र शक्ति के रूप में आए थे, लेकिन भारत में ब्रिटिश जैसे विशाल राजनीतिक साम्राज्य के सामने टिक नहीं पाए ये, ना ही ये साम्राज्य ठीक से स्थापित कर पाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा।